गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर। इसके पहले मैंने आप लोगों को 1, 2, 3, 4 पार्ट तक आप लोगों को पढ़ा दिया है, जिसमें अपवर्तन, परावर्तन और प्रतिबिंब का निर्माण और छाया किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे समय क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि लिखने में बहुत सारी बातें छूट जाती है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है ताकि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को याद रखना होगा, अपवर्तनांक वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल जो किसी माध्यम में प्रकाश की कमी को या अधिकता को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिए कि अपवर्तनांक वह विद्युत चुंबकीय तरंग है या वह प्रकाशीय तरंग है जो किसी माध्यम में प्रकाश के वेग को अधिक या कम को शो करती है। यह एक संख्या के रूप में इसको आप लोग ले सकते हैं। यानी अपवर्तनांक वह संख्या है, लिख लीजिए, अपवर्तनांक वह संख्या है जो किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के कमी या अधिकता को क्या करती है, बताती है। दूसरा डिफिनेशन अपवर्तनांक का कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा रोक लो। तो मैंने लिखवाया है यहाँ पे कि इन दो माध्यमों के लिए, यानी दो माध्यम कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे कि प्रकाश से वायु से प्रकाश जो है वह कांच में प्रवेश करेगा। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है, नियतांक होता है, इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से या भी से डिनोट कर सकते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, म्यू से या भी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो म्यू या भी बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है ना, म्यू या भी बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। अगर मान लो कि एक माध्यम, साइन आई क्या होता है, मान लो कि प्रकाश जो है, लाइट निर्वात से कांच में प्रवेश कर रहा है। किससे प्रवेश कर रहा है, निर्वात से कांच में प्रवेश कर रहा है, या हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो एयर ऊपर हो जाएगा म्यू, और ग्लास में प्रवेश कर रहा है तो ए म्यू जी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कैसे समझिए आप लोग। म्यू या भी बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। यदि प्रकाश एयर से आपका ग्लास में प्रवेश कर रहा है तो म्यू ए बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। जिसमें प्रवेश करेगा वो नीचे हो जाएगा और जिससे आएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसको आप लोगों को सिर्फ दिमाग में रखना है, ये क्या है टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। तो आपको डिफिनेशन याद रखना है कि इन दो माध्यमों के लिए, कोई भी दो माध्यम हो सकता है, हवा, कांच, कांच, तेल, तेल, माने आपका कांच, कुछ भी माध्यम हो सकता है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जय तथा अपवर्तन कोण की जय का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। यह स्नेल का नियम भी यही कहता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अपवर्तनांक देखिए, अब हमने दो तीन पॉइंट लिया है, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। कोई माध्यम कितना सघन है और कोई माध्यम कितना विरल है, यह पता किससे चलता है, अपवर्तनांक से चलता है। यानी जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वह माध्यम उतना ही क्या होता है, सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होता है वह माध्यम उतना ही क्या होता है, विरल होता है। समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक क्यों पढ़ते हैं, तो अपवर्तनांकी की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। ठीक है। यह मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। आगे आप लोगों को बीमा पढ़ना है, डायमेंशन, तो
तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे कि चाल का ऐसा ही मात्रक होता है ना मीटर प्रति सेकेंड, बल का ऐसा ही मात्रक होता है ना न्यूटन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह बीमाहीन होता है और मात्रकहीन होता है। अपवर्तनांक अधिक हो तो माध्यम सघन होता है, बताया है ना, जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा माध्यम उतना ही क्या होगा, डेंसर होगा यानी सघन होगा, समझ में आ रहा है ना। और अपवर्तनांक जितना कम होगा माध्यम उतना ही खुला खुला होगा यानी क्या होगा, विरल होगा, ठीक है ना। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, वह निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, और उसके रंग पर निर्भर करता है, बल्कि उसके आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, उसके रंग पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अपवर्तनांक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक वैसे अपवर्तनांक को कहते हैं जिसमें किरण, जिसमें एक ना एक माध्यम वायु होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक वैसे अपवर्तनांक को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई एक माध्यम हवा होनी चाहिए, ठीक है ना। और हवा के सापेक्ष जिसका अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। देखिए रट्टा नहीं मारना है आप लोगों को, आप लोगों को याद रखना है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है या निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक है ना किन्हीं दो माध्यमों में ज्ञात किया जाता है लेकिन उसमें वायु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि तेल और कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे तो इसमें वायु नहीं ना आ रहा है, तेल और कांच में वायु नहीं आ रहा है, तो वैसे अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में वायु के सापेक्ष जिसका अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक न एक माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक में वायु रहता है, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में जरूरी नहीं है कि वायु हो। कोई भी दो माध्यम अलग हो सकता है लेकिन दोनों माध्यम क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु कहो चाहे निर्वात कहो, वायु या देखो एक बात, वायु या निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, नहीं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 2018 के क्वेश्चन में पूछा था कि वायु भी दिया था और निर्वात भी दिया था, वायु और निर्वात दोनों दिया था और पूछा था प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, तो कोई बच्चा बराबर मार दिया था। पूछा था कि निर्वात में ज्यादा होगी, निर्वात और वायु दोनों बराबर होगी, तो याद रखिएगा निर्वात में ज्यादा होगा, वायु में क्या होगा, कम होगा। लेकिन दोनों प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होती है। लेकिन अगर आपसे उस तरह कंडीशन कह दे तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा किसमें ज्यादा होगा, तो निर्वात में ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को, कौन माध्यम, दूसरा माध्यम, वायु से अगर वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो वायु ऊपर रखते हैं, जिसके सापेक्ष कहेगा ना वह ऊपर रहेगा। आज जो दूसरा माध्यम होगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, समझ में रहे ना। कहे वायु के सापेक्ष तो वायु ऊपर रहेगा, ठीक है ना, और दूसरा माध्यम क्या रहेगा, नीचे रहेगा। कहे जल के सापेक्ष तो जल ऊपर रहेगा, कहे माध्यम 1 के सापेक्ष तो माध्यम 1 ऊपर रहेगा, कहेगा माध्यम 2 के सापेक्ष तो माध्यम 2 ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को, ठीक है ना। अब देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती है, जाती है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपका वायु ही हो, आपका कांच भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, पिन का तेल भी हो सकता है, ये सब कोई भी माध्यम हो सकता है आपका, ठीक है ना, हीरा भी हो सकता है। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी माध्यम 1 के सापेक्ष यानी माध्यम 1 ऊपर रहेगा, माध्यम 2
माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी माध्यम एक ऊपर रहेगा और उसके सापेक्ष निकाल रहे हैं माध्यम दो को, तो माध्यम दो नीचे रहेगा। समझ में आ गया ना? तो माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, है ना, दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है तो पहले पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष, यानी यह क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, यह ऊपर रहेगा। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम क्या रहेगा? नीचे रहेगा। कि अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम लोग सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसका डिटेल में वर्णन हम लोग और आगे कर रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो में आप लोग बने रहिए, ठीक है। इसको उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया। कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसके पहले ही बताया है, यह सिंपल डिफिनेशन। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसे म्यू से चाहे एन से सूचित किया जाता है। एन बराबर आपका सी बाई क्या होता है? भी होता है। एन बराबर क्या होता है? सी बाई भी होता है। अब सी क्या है? सी है निर्वात में प्रकाश की चाल। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। तो सी दूसरा भी क्या हो सकता है? ये भी अन्य माध्यम। भी क्या हो सकता है? अरे बोल दो ना। भी अन्य माध्यम। अन्य माध्यम में कांच भी हो सकता है। कांच रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ना? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यानी n बराबर सी बाई भी, जहां सी प्रकाश में प्रकाश की चाल है निर्वात में, और भी किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए अब एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं। माध्यम एक का यदि माध्यम दो के सापेक्ष अगर आप अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माध्यम एक का यदि आप माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, राइट, और माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये एक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। अरे मैं उल्टा बोल भी रहा हूं तो उल्टा होगा ही, सिंपल बात है। माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक और माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं कहूंगा कि कांच निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात, ठीक है, और मैं फिर कहूंगा कांच में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात, तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? उल्टे होंगे। अरे ये कुछ नहीं है, ऐसे ही डरवाने के लिए एग्जामिनर जो है या बुक सेलर जो है या बुक वाले जो छाप देते हैं, लेकिन है कुछ बतिया तो वही है ना। अरे उल्टा कर दिया तो उल्टा ही ना होगा, सीधा कहाँ से हो जाएगा? तो इसको यहाँ पे प्रूव किया जाता है, एग्जाम में आता है, तो मैंने प्रूव कर दिया है। देखो देखिए, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक तथा माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? व्युत क्रम में होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। सिंपल बात है भाई, उल्टा जब बोलेंगे तो उल्टा ही ना होगा, ये कौन बड़ी बात है। जैसे कि मान लीजिए, माना यदि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, तो बताइए माध्यम एक के सापेक्ष में ज्ञात करना है तो माध्यम एक क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। मैंने बताया है ना, जिसके सापेक्ष में ज्ञात करना वो क्या रहता है? ऊपर रहता है। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम एक का में प्रकाश की चाल ऊपर होगी और माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या होगा? नीचे होगा। सिंपल में समझ में आ गया? इसको कहेंगे N2N। N2N का मतलब क्या है? माध्यम दो, तो माध्यम दो पहले रहेगा और माध्यम एक बाद में रहेगा, N2N। ठीक है ना। N21 माने N21 क्या है? माध्यम दो और एक का लिए है। किसका लिए है? दो और एक का लिए है। किसके सापेक्ष कर रहा है? एक के, तो एक ऊपर रहेगा और दो नीचे रहेगा, तो इसको कहेंगे V1/V2। समझ में आ गया ना। तो इसको कहेंगे समीकरण एक, इसको कहेंगे समीकरण दो। समझिए ध्यान से।
माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो n2n लेंगे, समझ में आ गया ना। देखिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो n2n और 1 के सापेक्ष कर रहा है, तो 1 क्या होगा, ऊपर रहेगा, और 2 क्या रहेगा, नीचे रहेगा। समझ में आ गया। अब आइए इसी तरह माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, तो माध्यम 1 शुरू में, माध्यम 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 के सापेक्ष 2 क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और 1 क्या रहेगा, नीचे रहेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा v2 बट्टा v1, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप बताइए समीकरण 1 तथा 2 को अगर गुना करिएगा तो n2n गुने n21 n12 है ना, बराबर ये दोनों गुना हो जाएगा, v1 बाई v2 गुने v2 बाई v1, कट जाएगा तो कितना होगा, 1। अब आप बताइए कि यहाँ पे यदि एक n2n निकालिएगा n2n, तो 1 अब बट्टा नीचे नहीं आ जाएगा n12, तो ये एक दूसरे से क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आ गया ना। तो ये इसको ऐसे आप लोगों को दिमाग में रखना है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 और माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 एक दूसरे से क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और टॉपिक देखिएगा, यदि हम अपवर्तनांक को गहराई के संबंध में ले, अपवर्तनांक को किसके संबंध में ले, गहराई के, तो अपवर्तनांक बराबर होता है रियल डेप्थ बटा अपार्टमेंट डेप्थ होता है, यानी वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, इतना दिमाग में रखिएगा। अपवर्तनांक को अगर गहराई के संबंध में लिया जाएगा, किसके संबंध में, गहराई के, अपवर्तनांक को गहराई के सापेक्ष लिया जाएगा, तो कहिएगा वास्तविक गहराई बटा काल्पनिक गहराई या आभासी गहराई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। समझ में आ गया ना। तो अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बट्टा काल्पनिक गहराई के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे, कब, जब गहराई के संबंध में दे तब, तो याद रहेगा। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई रियल डेप्थ बट्टा अपार्टमेंट डेप्थ, यानी वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई या काल्पनिक गहराई। समझ में आ गया ना। तो चलिए और आगे हम लोग करते हैं। अब चलिए हम एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है, ठीक है ना। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो कौन, ये ऊपर हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है क्या, कौन अपवर्तनांक है, हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना। तो हवा से कांच में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए, ठीक है ना। देखिए अब आप लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है, c/v, सॉल्यूशन जानते हैं ना ये बात को। तो n को अपवर्तनांक ना कहते हैं, अपवर्तनांक कितना दिया है, 1/5, अपवर्तनांक कितना दिया है, 1/5, 1.5, समझ में आएगा ना। 1 कितना दिया है, 5 दिया है। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा दिया भी रह सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दिया रहेगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, नहीं दिया हो तो हम जानते हैं। और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल यानी अन्य माध्यम है, तो ये मालूम नहीं है, तो ये मालूम नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब आप बताइए इसको अगर सॉल्व करिएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा, 1.5x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 8, समझ गए ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 8 अब बटा 1.5, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये कट गया, कितना हो गया, 3 × 5 = 15, और ये कट गया, कितना हो गया, 2, यानी n, ये n क्या है, n नहीं ना है, यह x है, यह क्या है, x का मान कितना आएगा, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। आप बताइए तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है ना। तो अगर नहीं भी दिया हो ना तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अपवर्तनांक मालूम होगा और एक अन्य माध्यम मालूम होगा, तो हम लोग किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आ गया ना, समझ गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कांच का अपवर्तनांक 2.4 है, एक कांच का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कांच का अपवर्तनांक 1.6 है तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस माइंड हो गया था। कांच का अपवर्तनांक 1.6 है और हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, तो कांच के सापेक्ष, यानी कांच के सापेक्ष क्या रहेगा, तो कांच क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और हीरा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो हम लोग कर सकते हैं म्यू, और ये जी ऊपर रहेगा और डायमंड क्या रहेगा, नीचे रहेगा ना, सिंपल बात है ना।
तो म्यू जी बाई डायमंड क्या हो जाएगा, तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर रख दो, कांच का अपवर्तनांक ऊपर, कांच का अपवर्तनांक कितना है, हम एक शब्द और लिख देंगे रहने दें, समझ में आ जाएगा ना। ऊपर लिख दिएगा कांच का अपवर्तनांक, नीचे लिखिएगा हीरा का अपवर्तनांक, समझ में आ रहा। तो जी का ग्लास म्यू डी, तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर डालिएगा बट्टा, हीरा का अपवर्तनांक नीचे डालिएगा। तो कांच का अपवर्तनांक 1.6 है और हीरा का अपवर्तनांक कितना है 2.4 है। दशमलव से दशमलव क्या हो गया, उधिया गया, तो क्या हो जाएगा 2/16 है, 3/8 24। तो जी म्यू डी बराबर कितना आ जाएगा 2/3, यानी 1 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा क्या, 3 में 2 से भाग दो, ये 3 छः कितना हो जाएगा, 3 में 2 से 3 छः कितना, 1.5 नहीं आएगा, 3/2 होगा। यानी इसको आप लोग निकाल सकते हैं कितना होगा, 3 में 2 से भाग दीजिएगा, है ना, तो 0 3 छः कितना हो जाएगा 18, ये हो गया 2 31, आंसर हो गया, सही है, ठीक है ना। 2/3 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है और देखिए लो, 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करी। तो आप लोग पढ़े हैं ना कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बट्टा वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई होता है ना, आभासी गहराई। तो बताइए अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3, अपवर्तनांक कितना दिया है, यदि 4/3 दिया है अपवर्तनांक है, तो जल का अपवर्तनांक 4/3, वास्तविक गहराई आपको कितना है 20 है, वास्तविक गहराई कितना है 20 है, आभासी गहराई क्या करनी है ज्ञात करनी है, आभासी गहराई क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो कर लीजिए 4x बराबर क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60, x बराबर कितना हो गया 15 है, तो 15 सेंटीमीटर आपका क्या है ये आभासी गहराई कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन अप्लाई करके आप लोग आंसर क्या कर सकते हैं ला सकते हैं। आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय